Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav, and today we will discuss some basic concepts of enzymes. आज हम एंजाइम के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। एंजाइम या इनको एंजाइम्स भी कह सकते हैं। ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो फंडामेंटली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन नीट के एग्जाम्स में एंजाइम्स पर से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर बेस्ड मैं आपसे कुछ थ्योरी जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि एंजाइम्स को हम बायो कैटालिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। दे कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इनको हम बायो कैटालिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। नंबर वन, टर्म एंजाइम जो है वो एक साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम हम कोहने बोलते हैं, और ये आपको याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो जाइमेज था, और वो बचनर ने किया हुआ था, यानी कि बचनर इन्वेंटर हैं वो, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एंजाइम को सक्सेसफुली क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था, और वो एंजाइम था जाइमेज। तो फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम वाज जाइमेज। एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं जनरली वो नेचर में प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जो न्यूक्लिक एसिड हैं। जो क्या है, न्यूक्लिक एसिड हैं, यानी कि वो जनरली आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो एंजाइम न्यूक्लिक एसिड हैं या आरएनए के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि उन एंजाइम को हम एक स्पेसिफिक शब्द देते हैं और उनको हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। तो राइबोजाइम ऐसे एंजाइम है लिटरली जो नेचर में प्रोटीन्स ना होकर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, राइबो न्यूक्लियस पी, एसएन आरएनए, ये आपको याद रखना है, एंड पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। तो ये तीन मैंने आपको ऐसे नाम दिए, और भी नाम मैं दे सकता हूँ, लेकिन तीन मैंने आपको ऐसे नाम दिए जो कि राइबोजाइम के एग्जाम्पल हैं, और ये हमारी एनसीईआरटी में नाम कहीं ना कहीं यूज़ हुए हैं। आपको याद रखना है कि ये राइबोजाइम के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीलोमेरेज एंजाइम की, डेट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ राइबोजाइम, लेकिन फिलहाल हम उसको यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्योंकि अधिकतर एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और एंजाइम प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्टिव साइट क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ एक्टिव साइट से मेरा आपसे मतलब ये है कि कोई भी एक एंजाइम जो है उसमें हम हमेशा जानते हैं कि कोई ऐसी एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ एक्टिव साइट क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एक एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का एक टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, और हम सभी जानते हैं कि जब कोई प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जनरली क्या होता है कि इर्रेगुलर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। यानी कि किसी भी एंजाइम को हम प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर अगर कहते हैं तो टर्सरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक इरेगुलर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि प्रोटीन जो है वो अपने आप को इरेगुलरली क्या करता है, फोल्ड करता है। और जब भी कोई प्रोटीन अपने आप को इरेगुलरली फोल्ड करता है तो आप देखेंगे इसकी रेगुलर फोल्डिंग की वजह से आपको जगह जगह पर कई क्रेविसेस या पॉकेट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये कुछ दरारें या क्रेविसेस या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर कोई भी प्रोटीन अपने टर्सरी स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करता है तो उसकी रेगुलर फोल्डिंग की वजह से जो क्रेविसेस या क्रिस क्रॉस पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है, उन क्रिस क्रॉस पॉकेट्स को या क्रेविसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। एक्चुअली में एक्टिव साइट्स किसी भी एंजाइम में वो ऐसी जगह है जहां पर की स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स अपने आप को लोकलाइज्ड करते हैं। वहाँ पर जो प्रोटीन की चैन होती है वो अपने आप को इस तरीके से इरेगुलरली और फंक्शनली फोल्डेड करती है कि एक क्रेविसेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट वहाँ पर हो जाता है। कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस क्लोज एंड फिटिंग बाइंडिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। तो एक्टिव साइट को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्सरी स्ट्रक्चर द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चैन फोल्ड अपॉन इट्सेल्फ फॉर्मिंग क्रिस क्रॉस एंड
at places generated many crevices or pockets. आपको बता दूं these crevices or pockets leads to the active sites into which the substrate fits, यानी कि एक्टिव साइट ही वो जगह है जहां पर कोई सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है। आप देखेंगे अगर मैं बोलूं कि ये एंजाइम का कोई टर्सरी स्ट्रक्चर है तो किस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है वो एक्टिव साइट प्रेजेंट है, और इस तरीके से ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट अपने आप को क्या कर देता है, बाइंड कर लेता है। तो अल्टीमेटली किसी भी एंजाइम की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो साइट होती है वो उसकी एक्टिव साइट होती है, क्योंकि वो उस एंजाइम की सबसे ज़्यादा हाईली स्पेसिफिसिटी शो करती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है। तो बहुत वेरिएशन है, 60,000 डाल्टन से लेकर 46 लाख यानी 46 लाख डाल्टन तक एंजाइम्स के मॉलिक्यूलर वेट हो सकते हैं। आपको याद रखना है कि हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला एंजाइम जो है वो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसे एंजाइम का एग्जाम्पल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है आपको याद रखना है, 46 लाख डाल्टन। तो 46 लाख डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट के एंजाइम का एग्जाम्पल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप याद रखें पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम। टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम, तो टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम की जब बात होती है तो आप हमेशा याद रखिए कि मान लीजिए ये कोई एक एंजाइम है, और एक एंजाइम 1 मिनट में या किसी यूनिट टाइम में आप देखेंगे कि कोई एक एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ये एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए ये बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सबस्ट्रेट हैं। हर सबस्ट्रेट एक एक करके एंजाइम से क्या हो रहा है, बाइंड, और एंजाइम उसको किस में कन्वर्ट करता जा रहा है, तो आप कहेंगे एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जा रहा है, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो ये सबस्ट्रेट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। अब आप देखिए 1 मिनट में ये एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ये उस एंजाइम की क्या मानी जाएगी, टर्नओवर नंबर। जिस भी एंजाइम का टर्नओवर नंबर जितना ज़्यादा होता है वो एंजाइम उतना ज़्यादा अच्छा, या कह सकते हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम कंसीडर्ड किया जाता है। आपको बता दूं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने का काम करता है, जिससे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को, यानी कि जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम को कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, और इसका टर्नओवर नंबर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा टर्नओवर नंबर है, और वो है 360 लाख पर मिनट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 360 लाख कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है 1 मिनट के अंदर, इसलिए इसका टर्नओवर नंबर भी हमने क्या कंसीडर किया, 360 लाख पर मिनट। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को लेकर जब हम डिस्कशन करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि नेचर में 2 वैरायटी के एंजाइम्स हैं। एक ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में हैं जो कि सिंपल एंजाइम्स हैं, यानी कि वो प्योरली प्रोटीन्स के बने हुए हैं और उन्हें किसी भी अनदर नॉन प्रोटीन पार्ट से बाइंड होने की ज़रूरत नहीं होती अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए। तो ऐसे एंजाइम्स को हम सिंपल एंजाइम्स कहते हैं जो जनरली केवल और केवल प्रोटीन से बने होते हैं। वो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से बाइंड नहीं होते, बल्कि वो कैपेबल होते हैं अकेले ही अपने प्रोटीनियस पार्ट से ही इंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करने के लिए, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पपाइन। तो ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पपाइन है वो सिंपल एंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आपको बता दूं हमारे लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपने प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट को भी अटैच करते हैं, यानी कि उनको अपनी फंक्शन, अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे एंजाइम जिनको अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ना ज़रूरी हो, उनको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो हैं
उनका मतलब ही होगा इसमें एंजाइम्स जो होगा वो अपना मेन प्रोटीन पार्ट जो रखता होगा उसके साथ वो किससे अटैच होगा, अपने नॉन प्रोटीन पार्ट से, देन वो एक होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो अपनी एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। तो ऐसे एंजाइम्स जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं उनमें प्रोटीन पार्ट को हम लोग जनरली एपो एंजाइम्स कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। यानी कि अगर कोई एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम है तो उसमें प्रोटीन पार्ट जो उसका खुद का है मैन बॉडी, वो उसकी क्या है, एपो एंजाइम। और जब वो अपनी एक्टिविटी शो करेगा उससे पहले वो किससे अटैच होगा, किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम यहां पर क्या कहते हैं, कोफैक्टर। अब देखिए, कोई भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो को फैक्टर रखेंगे यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट को वो रखेंगे तभी वो अपनी एक्टिविटी क्या कर पाएंगे, शो कर पाएंगे। तो किसी भी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए जिस नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। अब डिफरेंट एंजाइम में ये कोफैक्टर अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाले हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी एंजाइम में कोफैक्टर जो उसका नॉन प्रोटीन पार्ट है अगर वो उससे लूजली अटैच हो रहा है और वो ऑर्गेनिक पार्ट है तो आप जनरली ऐसे कोफैक्टर को को एंजाइम कह देते हैं। तो याद रखिए आप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। को एंजाइम्स ऐसे कोफैक्टर हैं जो किसी एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से यानी कि एपो एंजाइम से लूजली अटैच होते हैं और वो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। मोस्टली जो ये एग्जाम्पल आप देखेंगे जो को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं वो नियासिन यानी विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं या वो विटामिन होते हैं, वो NAD FAD भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी को इंजाइम्स हैं वो या तो विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर वो विटामिन्स होते हैं या फिर वो NAD FAD जैसे कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये भी विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं। अगर किसी भी इंजाइम के प्रोटीन पार्ट से कोई नॉन प्रोटीन पार्ट या को फैक्टर जब अटैच हो रहा है, वो अगर लूजली अटैच हो रहा है, कैसा अटैच हो रहा है, लूजली, लेकिन वो ऑर्गेनिक पार्ट ना होकर वो मेटेलिक आयंस है या कोई इनऑर्गेनिक पार्ट है तो आप उसे जनरली क्या कंसीडर करते हैं, मेटालिक एक्टिवेटर। यानी कि मेटालिक एक्टिवेटर ऐसे कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के प्रोटीन पार्ट यानी एपो एंजाइम से लूजली अटैच होते हैं और ये नेचर में केमिकली देखा जाए तो मेटल आयंस होते हैं, जैसे कि ये फेरस हो सकते हैं, जिंक आयन हो सकते हैं, ये मैग्नीशियम या मैग्नीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगली अल्टीमेटली ये कई प्रकार के मेटेलिक आयंस आप देखेंगे लिविंग सिस्टम में जो कि एंजाइम्स के साथ जुड़ते हैं और फिर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को शो करता है। यहाँ पर मैं बता दूं Mg आयंस जो है, तो Mg++ आयंस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेटेलिक एक्टिवेटर फॉर द एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज एंजाइम। तो DNA पॉलीमरेज जो हमारी बॉडी में एक एंजाइम है जो DNA के रेप्लिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी तभी शो कर सकता है जब ये मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में उससे अटैच होता हो, अदरवाइज ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। अब प्रोस्टैटिक ग्रुप किसे कहते हैं, तो अगर किसी भी एंजाइम से अटैच होने वाला नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो उससे टाइटली अटैच हो रहा है और वो ऑर्गेनिक पार्ट है और उसको इजीली हम सेपरेट एंजाइम से नहीं कर सकते अगर एक बार वो अटैच हो जाए, तो ऐसे हम को फैक्टर्स को प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। दैट मीन्स प्रोस्टैटिक ग्रुप भी को फैक्टर्स हैं, पर ऐसे को फैक्टर प्रोस्टैटिक ग्रुप हैं जो टाइटली बाइंड होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं और उनको इजीली हम सेपरेट एंजाइम से नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हीम इज द कंपाउंड जो कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है एंड हीम इज द प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। तो दो एंजाइम्स हैं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पेरोक्सिसोम ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं, वन इज द कैटालेज, सेकंड इज द पेरोक्सीडेज। इन दोनों एंजाइम के लिए हीम जो है वो प्रोस्टैटिक ग्रुप की तरह काम करने वाला एक को फैक्टर है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं जैसे कि DNA पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, एक चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है। आपको याद रखना है कि कोएंजाइम, मेटालिक एक्टिवेटर एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप तीनों ही कोफैक्टर के एग्जाम्पल हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से कोफैक्टर्स हैं जो टाइटली अटैच होते हैं और उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। एंड हीम इज द प्रोस्टैटिक